वर्कशीट नंबर 32 और उसके एमसीक्यू बकौल आप लोगों के हम लोग कर चुके हैं और हम करेंगे इसके स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। सबसे पहला सवाल है, कह रहे हैं डिफाइन फॉर अ वायर स्ट्रेस। तो भाई स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब सिंपली होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है भाई एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सिंपली आपको फॉर्मूला लिखना है, डेफिनेशन लिखना है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। फिर कह रहे हैं अ वायर ऑफ लेंथ 1.7 मीटर। ये 1.7 मीटर क्या होगा? लेंथ। So length of wire is given to you, which is 1.70 meter. Hangs vertically from a fixed point as shown. The wire has a cross-sectional area of 5.74 exponent minus 8 meter square. ये इन्होंने आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है 5.74 exponent minus 8 meter square and is made of a material that has a Young modulus of 1.6 exponent 11 Pascal. यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 1.60 एक्सपोनेंट 11 पास्कल। ठीक है, लोड ऑफ 25 न्यूटन इज हंग फ्रॉम द वायर। लोड यानी कि एफ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25.0 न्यूटन का लोड दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। एक्सटेंशन कैलकुलेट करने को कह रहा है आपको कितनी होगी। अब देखिए, अगर आपको अभी तक एक्सटेंशन का फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर आपको का कोई इलाज नहीं है। एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू यंग मॉडुलस। तो लोड यानी कि फोर्स आपको दी हुई है 25.0, लेंथ आपको दी है 1.70 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 5.74 एक्सपोनेंट माइनस 8 और यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है 1.60 एक्सपोनेंट 11 पास। अब इस पूरे को कैलकुलेट करके बताएं मुझे आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। पूरी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। 4.6 10 to power -3. 0.6 एक्सपोनेंट 6 के आगे क्या आ रहा है? 4.6 के आगे क्या आ रहा है? देखो पूरा आंसर देखो। 27. ओके, 4.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 जी मीटर। आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी भाई 4.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर की एक्सटेंशन हो गई आपकी। ठीक है, आपके 4.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर की एक्सटेंशन हो गई। अब अगला पार्ट देखें। The same load is hung from a second wire of the same material. This wire is twice the length but the same volume as the first wire. So state and explain how the extension of the second wire compares with that of the first wire. देखिए यहाँ पे क्या ही रहा है कि जो आपका ये पहला वायर था ना, ये पहला वायर है आपका। ठीक है, अब आपने इसी मटेरियल का एक और वायर लिया। ठीक है, आपने इसी मटेरियल का एक और वायर लिया, लेकिन उस वायर की जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ अगर एल थी तो उसकी लेंथ कितनी है? 2 है। यानी कि दोनों का यंग मॉडुलस भी सेम है। इसका यंग मॉडुलस ई है तो इसका यंग मॉडुलस ई है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। लेकिन दूसरे वायर की लेंथ डबल है और उसके साथ साथ दोनों वायर का जो वॉल्यूम है, उसके साथ दोनों वायर्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है? वो सेम। उसके साथ साथ दोनों वायर्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है? दोनों वायर्स का वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो अब ये किस तरह पॉसिबल है कि दो वायर्स की लेंथ डिफरेंट हो लेकिन वॉल्यूम सेम हो? तो इस तरह से जो है वो पॉसिबल है कि फर्ज करें कि अगर एक वायर का वॉल्यूम जो है वो बराबर है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ पे,
वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसमें पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता है और एच लेंथ हो जाती है। तो किसी भी वायर का जो है वो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अब अगर आप वायर की लेंथ को ट्वाइस कर दें तो सेम वॉल्यूम का आंसर लाने के लिए आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा? आपको एरिया को हाफ करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँगी भाई आप लेंथ को डबल कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम सेम आ रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप एरिया को हाफ कर दें। जब आप एरिया को हाफ करेंगे तो एरिया के हाफ का 2 और लेंथ का जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम वही आ जाएगा जो कि पहले था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने नए वायर की लेंथ को डबल किया है लेकिन उसके वॉल्यूम को सेम रखा है, ऐसा उस सूरत में पॉसिबल है जब उसके एरिया को हाफ कर दें। अब जो नया वायर है, ठीक है, जो नया वायर है उसकी लेंथ डबल हो गई और उसका एरिया हाफ हो गया। अब जो एक्सटेंशन होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एक्सटेंशन जो होती है वो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लेंथ डबल होने की वजह से एक्सटेंशन आपकी डबल होगी और एरिया हाफ होने की वजह से भी एक्सटेंशन डबल होगी। एरिया हाफ होने की वजह से एक्सटेंशन हाफ नहीं होगी, एरिया हाफ होने की वजह से एक्सटेंशन डबल होगी, क्योंकि एक्सटेंशन और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 2 दफा जब ये एक्सटेंशन डबल होगी तो एक्चुअली ये कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? तो एक्चुअली ये 4 टाइम्स एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पर हम लिखते हैं तफसील से। In order to have same volume, the area of cross section of second wire must be half of area of first wire. Okay. Now since extension is directly proportional to length and extension is inversely proportional to area of cross section, therefore new extension should be 4 times greater. लेकिन अभी नई एक्सटेंशन है वो क्या होनी चाहिए? वो 4 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए। नई एक्सटेंशन जो है 4 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गई सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आपसे कह रहे हैं कि यंग मॉडल्स बताएं क्या होता है। तो यंग मॉडल्स बड़ा होता है किसके? यंग मॉडल्स बड़ा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। 1 नंबर के लिए काफी है। अभी कह रहे हैं कि 2 वायर हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q, दोनों का सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल मतलब है कि इसके यंग मॉडल्स क्या होगा? E, तो उसके यंग मॉडल्स भी क्या होगा? सेम ओरिजिनल लेंथ है दोनों की L0 L0, तो दोनों की लेंथ L0 L0 है ओरिजिनल और दोनों को वर्टिकली हैंग किया है। लेकिन एक का जो डायमीटर है ना, इसका जो डायमीटर है वो D है और इसका जो डायमीटर है Q का जो डायमीटर है वो क्या है? ये डायमीटर 2D है। ठीक है, P का जो डायमीटर है वो D है लेकिन Q का डायमीटर जो है वो 2D है। दोनों पे सेम फोर्स लग रही है, बराबर फोर्स। तो बताएं कि दोनों की स्ट्रेस का क्या रेशो होगा? देखिए किसी भी चीज की जो स्ट्रेस होती है वो बराबर होती है उस पर लगने वाला लोड डिवाइड बाय उसका एरिया। तो स्ट्रेस इन पी यू बराबर होगी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी और स्ट्रेस इन क्यू बराबर होगी फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्यू। अब देखें जब मैंने इस रेशो में पी और क्यू दोनों के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया तो दोनों के लिए जो लोड है वो मैंने एफ एफ लिखा, लेकिन दोनों के लिए जो मैंने एरिया लिखा वो ए पी और ए क्यू लिखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों पर बराबर फोर्स लग रही है, लेकिन दोनों का एरिया बराबर नहीं है क्योंकि एक वायर का डायमीटर कम और एक वायर का डायमीटर ज्यादा है। फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गई तो हो जाएगा 1/√2
एरिया ऑफ पी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एरिया ऑफ क्यू। इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ। अब हमें डायमीटर्स गिवन है टी और 2d की फॉर्म में, तो डायमीटर की फॉर्म में एरिया किसको होता है पाई डी स्क्वायर। क्यू का डायमीटर कितना है, क्यू का डायमीटर है 2d, तो पाई इंटू 2d का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एंड पाई इंटू पी का डायमीटर कितना है वो d है, d अपॉन 4। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4d स्क्वायर और नीचे बचेगा d स्क्वायर भी कैंसिल, तो रेशो कितना आ गया, दोनों की स्ट्रेस का रेशो 4 आ गया। स्ट्रेस इन पी एंड स्ट्रेस इन क्यू का रेशो 4 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपसे मालूम किया जा रहा है स्ट्रेन इन वायर पी एंड स्ट्रेन इन वायर क्यू। अब देखें स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो आप यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यंग मॉडुलस के हिसाब से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके यंग मॉडुलस के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने ये चीज ड्राइव की है कि स्ट्रेस इन पी डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन क्यू का जो रेशो आ रहा है वो 4 आ रहा है। इस हिसाब से जो स्ट्रेस इन पी है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू के बराबर होगी। ठीक है, सबसे स्ट्रेस इन पी जो है वो बराबर हुई 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू के बराबर हुई। इस चीज को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब यंग मॉडुलस बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, तो स्ट्रेन किसके बराबर होगा, स्ट्रेन बराबर होगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस के बराबर होगा। रेशो में पुट करते हैं, स्ट्रेस इन पी किसके, स्ट्रेन इन पी किसके बराबर होगी, स्ट्रेस यानी कि कौन सी स्ट्रेस होगी, पी की स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, और नीचे स्ट्रेन इन क्यू लिखा हुआ है तो स्ट्रेन इन क्यू किसके बराबर होगा, स्ट्रेस किसकी स्ट्रेस, क्यू की स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस से यंग मॉडुलस कैंसिल हो गया। अब स्ट्रेस इन पी जो है बराबर है 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू, क्या देगा 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन क्यू, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेस इन क्यू, तो स्ट्रेस इन क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर 4। तो इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि दोनों वायर्स में स्ट्रेस का रेशो भी 4 होगा और दोनों वायर्स में स्ट्रेन का रेशो भी 4 होगा। सही है भाई, आगे चलते हैं। फिर से कह रहा है कि डिफाइन यंग मॉडुलस। देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। उसका ये कह रहा है कि द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस। ठीक है, स्टील का यंग मॉडुलस इतना है और कॉपर का यंग मॉडुलस इतना है। तो ये यंग मॉडुलस हो गया किसका, स्टील का, और ये यंग मॉडुलस हो गया किसका, कॉपर का। स्टील वायर एंड कॉपर वायर ईच हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों का एरिया सेम है, ए ले लेते हैं दोनों को, एंड लेंथ, दोनों की लेंथ भी सेम है, उसको हम एल ले लेते हैं। द टू वायर्स आर ईच एक्सटेंडेड बाय इक्वल फोर्सेस, दोनों की फोर्सेस को हम एफ ले लेते हैं। कह रहा है यूज अ डेफिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस टू डिटरमिन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन कॉपर वायर डिवाइड बाय एक्सटेंशन इन स्टील वायर। देखिए आपको याद होगा एक्सटेंशन का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, लोड इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू यंग मॉडुलस। कॉपर वायर के लिए फोर्स वही है जो कि स्टील के लिए है, लेंथ भी वही है, एरिया भी वही है, लेकिन यंग मॉडुलस कॉपर का डिफरेंट है। दूसरी तरफ नीचे स्टील के बारे में लिखना है तो स्टील की एक्सटेंशन किसके बराबर होगी, लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील यहाँ पर आ गया। अब आपने फोर्स से फोर्स को कैंसिल किया, लेंथ से लेंथ को कैंसिल किया, एरिया से एरिया को कैंसिल किया, तो पर आपके पास बचा 1 अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइडेड 1 अपॉन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। पलटी देंगे इसको तो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। अब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है कितना, 1.9 एक्सपोनेंट 11, और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है 1.2 एक्सपोनेंट 11। एक्सपोनेंट 11 कैंसिल,
तो जाएगा 1.9 डिवाइड बाय 1.2, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.58 या राउंड ऑफ करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ द कॉपर वायर एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्टील वायर का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.6। दोनों वायर्स के एक्सटेंशन का रेशियो 1.6 है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। कह रहे थे टू वायर्स आर ईच एक्सटेंडेड बाय अ फोर्स, बोथ वायर्स ओबे हुक्स लॉ। On figure 3.1, sketch a graph for each wire to show the variation with extension of the force. Label the line for steel with the letter S and the line for copper with letter C. आपको स्टील और कॉपर का जो है वो एक्सटेंशन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ स्केच करना है। अब देखें दोनों का जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बोथ वायर्स ओबे हुक्स लॉ। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस वायर का ग्रेडियंट ज्यादा होगा, किस वायर का ग्रेडियंट कम होगा। अगर आपके पास एक फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली शो करता है किसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसी का यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है? यंग मॉडुलस बराबर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अब दोनों वायर्स का लेंथ और एरिया क्या है? दोनों वायर्स का लेंथ और एरिया सेम है। जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसी का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा ग्राफ पे। तो यंग मॉडुलस आपका प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट। तो चूंकि स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, कॉपर का यंग मॉडुलस कम है, याद है जब आप स्टील का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से करके बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस। जब आप कॉपर का बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसको अब आप कर दें लेबल, इसको आपने कह दिया स्टील और इसको आपने कह दिया कॉपर। तो स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, उसका ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। और चूंकि कॉपर का यंग मॉडुलस कम है तो उसका ग्रेडियंट भी कम होगा क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। डिफाइन द टर्म्स पावर। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है भाई, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कह रहे यंग मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है? यंग मॉडुलस की डेफिनेशन होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क और यंग मॉडुलस की डेफिनेशन होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर कह रहा है क्रेन इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स एज शोन इन फिगर 3.1। द मोटर इन द क्रेन लिफ्ट्स अ टोटल मास ऑफ 1800 किलोग्राम। ये आपको दिया हुआ है मास। तो जो मास आप लिफ्ट कर रहे हैं वो है 1800 किलोग्राम फ्रॉम द रेस्ट ऑन द ग्राउंड। रेस्ट से उसको ऊपर उठाने ग्राउंड से। द केबल सपोर्टिंग द मास इज मेड ऑफ स्टील ऑफ यंग मॉडुलस 2.4 एक्सपोनेंट 11 पास्कल। यंग मॉडुलस ऑफ केबल जो है वो है जनाब 2.4 एक्सपोनेंट 11 पास्कल। ठीक है, 2.4 exponent 11 Pascal. The cross-sectional area of cable is 1.3 exponent minus 4 meter. Cross-sectional area आपको दिया हुआ है और cross-sectional area आपको दिया है 1.3 exponent minus 4. ठीक है, cross-sectional area आपको दिया हुआ है 1.3 exponent minus 4 meter square. ठीक है, as the mass leaves the ground, the strain in the cable is 0.0010. Strain आपको given है भाई, और स्ट्रेन हमको गिवन है 0.0010। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, आपको याद होना चाहिए। लेकिन अज्यूम करें कि केबल का वेट नेग्लिजिबल है। यूज द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू शो दैट द टेंशन इन द केबल इज दिस। यानी कि आपको टेंशन यानी कि दूसरी जबान में आपको लोड यानी कि जो फोर्स है वो मालूम करनी है। आपको जो केबल के अंदर फोर्स लग रही है, केबल के अंदर जो टेंशन है वो आपको मालूम करनी है। तो कैसे मालूम होगी? वैसे मालूम होगी कि आपको पता है कि यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है? यंग मॉडुलस बराबर है फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है? यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। तो स्ट्रेस किसके बराबर होगा?
स्ट्रेस बराबर होगी यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के बराबर होगी। और स्ट्रेस खुद किसके बराबर होती है? स्ट्रेस खुद बराबर होगी, यहाँ पर जो लोड है वो टेंशन है, बेसिकली फोर्स टेंशन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन पे। आपको फोर्स चाहिए, इनके टेंशन चाहिए, तो फोर्स या टेंशन जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखेंगे यंग मॉडुलस आपको कितना दिया हुआ है? 2.4 एक्सपोनेंट 11। स्ट्रेन आपको दी हुई है 0.0010 और एरिया आपको दिया हुआ है 1.3 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है आपके पास। थ्री 3.12 10⁻⁴। 3.12 की जगह इसको अगर 3.1 लिख दें और एक्सपोनेंट 4 कर दें तो जो हमें आंसर चाहिए था देखें वो आंसर आ गया। 3.1 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन आपका आंसर आ गया। उन्होंने सवाल में मेंशन किया हुआ था कि आपका आंसर ये आना चाहिए। 3.1 एक्सपोनेंट 4 आपका आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर 3.1 एक्सपोनेंट 4 आप देख सकते हैं आ चुका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि यूज ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एज इट इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए जो मास है कितना है, ये मास है 1800 किलोग्राम का। अब जब इसको लिफ्ट करेंगे तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी। एक फोर्स लगेगी अपवर्ड जो कि टेंशन के बराबर होगी, और ये फोर्स कितनी है? ये फोर्स है 3.1 एक्सपोनेंट 4। 3.12 एक्सपोनेंट 4 जो आपने निकाली थी, तो ये है 3.12 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन। और जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो वेट है जो कि कितना होगा? 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81 mg से निकाला। अब जब कोई चीज़ मूव करती है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स यानी कि 3.12 एक्सपोनेंट 4 माइनस बैकवर्ड फोर्स यानी कि 1800 इंटू 9.81 और डिवाइड बाय मास। मास माशाल्लाह से कितना? 1800 किलो। तो इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। ये हमने डायनेमिक्स में पढ़ा था ना कि जब कोई चीज़ एक्सलेरेट करती है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय मास के। यहाँ पर टेंशन आपकी फॉरवर्ड फोर्स है क्योंकि वो उसको आगे चला रही है, ऊपर उठा रही है मास को। तो जो फॉरवर्ड फोर्स है उसमें से आपको माइनस करना होगा बैकवर्ड फोर्स। इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। 7.412। आइए दोबारा आंसर बताओ, क्या आंसर बताया था हमने? 7.412। 7.4 ले लो बस। एक्सटेंशन आपका हो जाएगा 7.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द मोटर नाउ लिफ्ट्स द मास थ्रू अ हाइट ऑफ 15 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो 15 मीटर की हाइट तक आप इसको कांस्टेंट स्पीड से उठा रहे हैं, ये आपकी हाइट हो गई और ये कांस्टेंट स्पीड है। तो क्या बताया कि टेंशन इन द लिफ्टिंग केबल कितनी है। देखें, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उस पर लगने वाली फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो फिर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि टेंशन और वेट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर टेंशन जो था वो वेट से ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि ये ऊपर एक्सीलरेट कर रहा था। अब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो लिहाजा टेंशन और वेट क्या होंगे, बराबर। तो लिहाजा आपका जो टेंशन है वो यहाँ पर बराबर है वेट के, में दोनों बराबर, क्योंकि इस कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उठ रहा है। तो वेट किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81। आंसर बताओ कितना होगा। 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.81 कितना होता है, बताओ जरा। आप 1800 मल्टीप्लाई बाय 17658 17658, यानी कि इसको हम पढ़े लिखे लोग इतना लिखें तो 1.8 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन हो जाएगा। 1.8 एक्सपोनेंट 4। What is the gain in potential energy of the mass? Gain in potential energy. तो देखें, जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिंपली किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। तो m जो आपने ऊपर लिफ्ट किया वो 1800 है, g की वैल्यू 9.81 है और आपने 15 मीटर की हाइट पे इसको ऊपर उठाया। जरा बताएं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, शाबाश जल्दी से। टू 64870 दोबारा बोलो क्या आ रहा है। 2.65 10 to power 5 ऑलराइट, तो अभी जो एनर्जी गेन की वो 2.65 एक्सपोनेंट 5 जूल एनर्जी गेन किया, ठीक है। फिर द मोटर ऑफ द क्रेन इज 30% एफिशिएंट। कैलकुलेट द इनपुट पावर टू द मोटर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द मास एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.55 मीटर पर सेकंड। देखिए, हमें पता है कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है। जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है बराबर होती है यूजफुल आउटपुट एनर्जी, ठीक है। यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका परसेंटेज एफिशिएंसी हो तो 30% है। आपकी जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है वो क्या चीज़ है, तो आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है जनाब, वो है आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी जो आपकी है वो बराबर है mgh, यानी आप इसको ऊपर उठा रहे हैं, ये आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है। और जो आपकी टोटल इनपुट एनर्जी है बराबर है आपकी इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। एनर्जी बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। क्योंकि यहाँ मुझे इनपुट पावर चाहिए इसलिए मैंने इन्वॉल्व कर लिया इसको, इनपुट पावर को यहाँ एंड मल्टीप्लाई बाय। हमें इनपुट पावर चाहिए तो इनपुट पावर बराबर होगी mgh अपॉन t इंटू 100 और 30 वहाँ पर जाके डिवाइड करेगा 0 से 0 कैंसिल। अब h अपॉन टी का मतलब क्या हो जाएगा, h अपॉन टी का मतलब हो जाएगा स्पीड b। तो जो आपकी इनपुट पावर होगी वो बराबर होगी m कितना है
1800 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.81 है और h अपॉन मतलब है स्पीड, तो स्पीड की जगह क्या आ जाएगा 0.55 और मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, इस वीडियो को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है शाबाश जल्दी से। हाँ, इसको सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। 32373 32373 73 तमीज से लिखेंगे तो 3.2 एक्सपोनेंट 4 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट 4 वॉट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो ये यंग मॉडल्स वाली जो वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो अगली चीज हमें डिस्कस करनी है वो है अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडल्स। यंग मॉडल्स जो है वो हम पिछली एक्सरसाइज में भी मालूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब यंग मॉडल्स मालूम करेंगे वो प्रैक्टिकली मालूम करेंगे, यानी कि हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करके किसी मटेरियल का यंग मॉडल्स जो मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको जो है वो आपको एक मेटल का वायर गिवन है और आपको उसका यंग मॉडल्स मालूम करना है। फॉर एग्जांपल you are given a metal wire and you are told to find its young modulus practically। ठीक है, आपको एक मेटल का वायर दिया गया और आपसे कहा इसका यंग मॉडल्स मालूम करो प्रैक्टिकली क्या होगा। आप फर्स्ट करेंगे भाई ये मेटल का वायर है बेचारा, ठीक है, फर्स्ट करेंगे मेटल का वायर है और इस मेटल के वायर का आपको जो है वो यंग मॉडल्स मालूम है। ठीक है, अब ये यंग मॉडल्स आप कैसे मालूम करेंगे इसको मैं स्टेप्स में लिखता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि हैंग द वायर फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया कि इस वायर को एक फिक्स सपोर्ट से हैंग कर दिया, यहाँ पे आपने इसको हैंग कर दिया। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है फिक्स सपोर्ट से हैंग कर दिया। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप ये करेंगे मेजर its diameter using a micrometer screw gauge। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप इसका डायमीटर मालूम करें। ये क्या है, ये इसका डायमीटर है। और डायमीटर कैसे मालूम करेंगे, डायमीटर मालूम करेंगे यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज।
माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जरिए आप इसका डायमीटर मालूम करेंगे। मालूम कर लिया डायमीटर। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप ये करेंगे कि मेजर इट्स लेंथ। इसका एक मीटर रूल यूज करते हुए इसकी जो अनएक्सटेंडेड लेंथ है वो मालूम कर लें आप। ठीक है, इसकी लेंथ आपने मालूम कर ली मीटर रूल के जरिए। कर दिया भाई? चलो सही। अब क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आप इससे कुछ वेट जो हैंग करेंगे। फ्रॉम इट्स लोअर एंड। ठीक है, अब इसके लोअर एंड पर, इसके लोअर एंड पे जो है आप कुछ वेट हैंग कर देंगे। ठीक है, और ये मास को आपने मेजर कर लिया। ठीक है, ये मास को आप कैसे मेजर करेंगे? इसको आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर लेंगे। मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, हो गया। जब आप मास को हैंग करेंगे तो क्या होगा? इसकी लेंथ में इजाफा होगा, एक्सटेंडेड। तो आप क्या करेंगे? अब इसकी एक्सटेंडेड लेंथ को मेजर कर लेंगे। ठीक है, मेजर द एक्सटेंडेड लेंथ यूजिंग मीटर रूल। फिर आप मीटर रूल को यूज करते हुए इसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ है उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, मीटर रूल को यूज करते हुए इसके एक्सटेंडेड लेंथ को मेजर कर लेंगे। ये हो गया। ये तो आपने सारी लेनी मेजरमेंट्स, ये सारी मेजरमेंट्स हो गई। ठीक है, ये सारी मेजरमेंट्स हो गई। अब आ जाए आप कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस क्या करेंगे इसकी? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट लोड इज इक्वल टू, जो आपने मास मेजर किया था उसको मल्टीप्लाई बाय 9.81 करेंगे। लोड निकल आया। उसके बाद आप निकालेंगे कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे? उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, कैलकुलेट एक्सटेंशन, और वो कैसे आएगा? वो आएगा फाइनल लेंथ, तो आपने दूसरी वाली लेंथ मालूम की थी ना, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस अनएक्सटेंडेड लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, फाइनल लेंथ में से अनएक्सटेंडेड लेंथ उसकी माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपके पास जो है वो ये तीन चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी, आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। ठीक है, अब फाइनली आप क्या करेंगे? फाइनली आप करेंगे कैलकुलेटिंग यंग मॉड्यूलस। अब फाइनली आप यंग मॉड्यूलस जो है कैलकुलेट करेंगे। और वो यंग मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट होगा? वो यंग मॉड्यूलस ऐसे कैलकुलेट होगा कि यंग मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? यंग मॉड्यूलस बराबर होता है लोड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपने लोड को मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल लेंथ से, डिवाइड किया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्सटेंशन से, तो आपका यंग मॉडुलस जो है इस तरह से निकल। ठीक है, तो आपका यंग मॉडुलस इस तरह से निकल आएगा एंड दैट इज ऑल अबाउट यंग मॉडुलस। ठीक, अब इस यंग मॉडुलस की डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक छोटी सी वर्कशीट और है, उसको भी हाथ के हाथ निपटाते हैं। और वो शीट 32 की थी ना, 33 होगी। वो शीट 33। The young modulus E can be determined from measurements made when a wire is stretched. So which quantities would be measured in order to determine E? अगर आप E को डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपके पास चार चीज होना चाहिए: फोर्स, ओरिजिनल लेंथ, फोर्स से मुराद है लोड, ओरिजिनल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि मास ऑफ स्ट्रेचिंग लोड आप मालूम कर लें। तो जो लोड आपने लटकाया अगर आप उसका मास मालूम कर लेंगे और उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स पता चल गई, लोड पता चल गया। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर अगर आपको पता है तो एल पता हो गया, डायमीटर ऑफ वायर आपको पता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, और एक्सटेंशन अगर आपको पता है तो एक्स आ जाएगा, तो यंग मॉडुलस आ जाएगा। तो लिहाजा ये आपका आंसर होगा। ये में जो आपको चारों चीजें पता हैं उन चारों चीजों के जरिए आप यंग मॉडुलस जो है मालूम कर सकते हैं। जरा हम ये देखते हैं कि बी, सी और डी आंसर क्यों नहीं है। बी में कह रहा है मास और स्ट्रेचिंग लोड आप मालूम कर लें, सही है, तो उसका लोड पता चल जाएगा। न्यू लेंथ यानी कि फाइनल लेंथ मालूम करना है, तो फाइनल लेंथ से अभी तक आपको ओरिजिनल लेंथ पता नहीं चलेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चला लिया, डायमीटर ऑफ वायर से आपको क्रॉस सेक्शनली पता चलेगा। दूसरे ऑप्शन में ना आपके पास ओरिजिनल लेंथ है ना आपके पास एक्सटेंशन है, तो लिहाजा दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है। तीसरे ऑप्शन में देखें तो आपसे कह रहा है मास ऑफ वायर, तो मास ऑफ वायर थोड़ी चाहिए होता है, बल्कि हमें तो वायर के ऊपर जो हम लोड लटकाते हैं उसका मास चाहिए होता है, तो लोड आपको पता नहीं चलेगा। लोड पता नहीं चलेगा तो यंग मॉडुलस नहीं आएगा। और डी में भी ये मसला है, मास ऑफ वायर से आपको लोड नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको मास वायर का नहीं चाहिए होता, मास आपको उस लोड का चाहिए होता है जो कि वायर पर हैंग कर रहा होता है। ठीक है, तो लिहाजा यंग मॉडुलस जो आएगा आपका आएगा वो सिर्फ ऑप्शन ए के जरिए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर द यंग मॉडुलस ऑफ अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ वायर, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ डायग्राम द apparatus दैट कुड बी यूज्ड। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो हमें ये डायग्राम बना देनी चाहिए, हमें डायग्राम बना देनी चाहिए कि इस डायग्राम के जरिए हम बता सकते हैं कि हमें क्या क्या apparatus चाहिए। हमने मेंशन किया हुआ इस डायग्राम में सब कुछ, कौन सी रीडिंग किस apparatus के जरिए आएगी। तो पहले सवाल के जवाब में हमें डायग्राम बना देंगे। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं डिटेल कि भाई वो जो है क्या कहते हैं, आप डिटेल लिख भी सकते हैं कि लेंथ जो है मीटर रूल से नापेंगे, डायमीटर माइक्रोमीटर से नापेंगे, वेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से नापेंगे वगैरह वगैरह। पार्ट में क्या है, डिटरमिन डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स। रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स कैसे आएंगी, तो भी हमने लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड मेजरमेंट जैसे आएंगी कि ये आपके मेजरमेंट्स हैं, अभी सारी मेजरमेंट कैसे आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं। मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं कि ये मेजरमेंट किस तरह से आएंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट के जवाब में आप ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द मेजरमेंट टेकन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, यंग मॉडुलस के लिए भी हमने लिखा हुआ है भाई, यंग मॉडुलस के लिए हम ये करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन है। एक मिनट, ये हमने मेजरमेंट्स ले ली। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम ये यंग मॉडुलस मालूम करने के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, इसको भी आप कर लो। ये आप यहाँ पे छाप देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का पूरे का पूरा आंसर है।
एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। तो आपको चैप्टर नंबर 7 है माशाल्लाह से अपने खुदाम को पहुंचा डिफॉर्मेशन का। कल आप लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो कल हम जो है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो नया चैप्टर जो होगा वो देखते हैं, या तो न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, दोनों में से कोई भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।